पाठ 13 अध्याय 13 महासागरीय जल। क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है। पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली हैं कि यह एक जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता। जल हमारे सौरमंडल का दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य अथवा सौरमंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है। हमारे ग्रह को नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। जलीय चक्र। जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है, जबकि बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों अर्थात गैस, तरल व ठोस में जल का परिसंचरण है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधस्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानियों, हिमटोपी, भूमिगत जल, झीलों, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में संग्रहित है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक एवं कालिक दोनों रूपों में जल का संकट पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं तथा जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं? महासागरीय अधस्थल का उच्चावच। महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में वृहद गर्तों में स्थित है। इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिनों की प्रकृति एवं उनकी भू आकृति का अध्ययन करेंगे। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे में इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है। उनके नाम है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी महासागर एवं आर्कटिक। अनेक समुद्र खाड़ियां, गल्फ तथा अन्य निवेशिकाएं इन 5 बड़े महासागरों के भाग हैं। महासागरीय अधस्तल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे से 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अधस्तल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे गहरे गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये उबड़ खाबड़ होते हैं। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिक, ज्वालामुखीय एवं निक्षेपण की क्रियाओं से बनते हैं। महासागरीय अधस्तल का विभाजन। महासागरीय अधस्तल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला महाद्वीपीय शेल्फ, दूसरा महाद्वीपीय ढाल, तीसरा गहरे समुद्री मैदान तथा चौथा महासागरीय गभीर। इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ बड़े तथा छोटे उच्चावच संबंधी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटकें, पहाड़ियां, समुद्री टीला, निमग्न द्वीप, खाइयां व
खड्ड आदि। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होते अथवा अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसे कि चिली के तट तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट इत्यादि पर। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा है जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में यह 30 मीटर, कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर गहरी होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। यह अवसाद भूमि से नदियों, हिमनदियों तथा पवन द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बनते हैं। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। इसकी शुरुआत वहां होती है जहां महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर एवं 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों के समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेश में कैनियन, गंभीर खड्ड एवं खाइयां दिखाई देते हैं। गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। महासागरीय गर्त यह महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। यह महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में एवं 6 हिंद महासागर में हैं। उच्चावच की लघु आकृतियां अभी बताए गए महासागरीय अधस्तल के प्रमुख उच्चावचों के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियां महासागरों के विभिन्न भागों में प्रमुखता से पाई जाती हैं। मध्य महासागरीय कटक एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती है। इसका उदाहरण आइसलैंड है जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। समुद्री टीला यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है किंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंच पाता। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। एम्पेरर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। सबसे सपाट जलमग्न कैनियन ये गहरी घाटियां होती हैं जिनमें से कुछ की तुलना कोलोराडो नदी की ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार इन बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ और ढालों को आर पार काटती नजर आती हैं। हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। निमग्न द्वीप यह चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतरण के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से अधिक समुद्री टीले एवं निमग्न द्वीप उपस्थित हैं। प्रवाल द्वीप ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं जो कि गहरे अवनमन को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। यह समुद्र अनूप का एक भाग हो सकता है या कभी कभी ये साफ खारे या बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घिरे
रहते हैं। महासागरीय जल का तापमान। इस खंड में विभिन्न महासागरों में तापमान की स्थानिक एवं ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में बताया गया है। महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं। स्थल की तुलना में जल के तापन व शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं: पहला, अक्षांश। ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। दूसरा, स्थल एवं जल का असमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तीसरा, सनातन पवनें। स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवनें महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। इसके विपरीत अभी तटीय पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती हैं और इससे तापमान बढ़ जाता है। चौथा, महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि लेब्रेडोर धारा ठंडी धारा उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के नज़दीक के तापमान को कम कर देती है। ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण। महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता है। पार्श्व चित्र महासागर के सतही जल एवं गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। यह सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है एवं कई सौ मीटर नीचे तक जाती है। वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है, ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन कहा जाता है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर तीन परतों वाली प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है। पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है, जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। दूसरी परत, जिसे ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है, पहली परत के नीचे स्थित होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। यहाँ थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के निकट होता है और इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है, जो सतह से गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है और यह विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस होती है। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री से सेल्सियस, 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों के नज़दीक 0 डिग्री से सेल्सियस होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं, बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री सेल्सियस तथा 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यह भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में स्थल एवं जल के असमान वितरण के कारण होती है।
यह तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है, क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं और यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारित होती है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। लेकिन तापमान के घटने की यह दर सभी जगह समान नहीं होती। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है तथा उसके बाद तापमान के घटने की दर कम होती जाती है। महासागरीय जल की लवणता। चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम में की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्राय प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7 पीपीटी की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना जाता है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। दूसरा, तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। तीसरा, पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है। चौथा, महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। जल की लवणता, तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र। पहला, मृत सागर में 228, दूसरा टर्की की वॉन झील 330 पीपीटी, तीसरा ग्रेट सॉल्ट झील 220। लवणता का क्षैतिज वितरण। सामान्य खुले महासागर की लवणता 33 से 37 के बीच होती है। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में यह 41 तक होती है सबसे, जबकि आर्कटिक एवं ज्वार नद मुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35 के बीच पाई जाती है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वाष्पीकरण उच्च होता है, कभी कभी वहाँ की लवणता 70 तक पहुँच जाती है। प्रशांत महासागर के लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35 में से कम होकर 31 हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल वहां पहुंचता है। इसी प्रकार 15 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिण के बाद यह 33 तक घट जाती है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 के लगभग है। उच्चतम लवणता 35 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दर्ज की गई है। अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ एवं 30 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट के बीच पाई जाती है। यह उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाई जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35 है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण एवं ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक है। लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण।
गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है या ताजे जल के मिल जाने से घटती है, जैसा कि नदियों के द्वारा होता है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार से पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। महासागरों के सतही क्षेत्रों एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र, जिसे हेरोक्लाइन कहा जाता है, में यह तीव्रता से बढ़ती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के स्तरीकरण को प्रभावित करता है। यदि अन्य कारक स्थिर रहें तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है, जिससे लवणता का स्तरीकरण हो जाता है।